गृहल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। आज मैं पुर्तगाल में अल्पियार्सो से बनना कतर अल्पियार्सा के इलाके में एक पुरफ़ज़ा मकाम पे हूँ और मेरे साथ है फैसल करीम। आप लोगों की तरह फैसल करीम से मेरी आज पहली मुलाकात है और मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो मैंने फ़ैसला किया कि आज फैसल करीम से बात करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं, ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। तो फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या आप सुनाए सर? बस दुआएं आपकी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आज। तो सर, मेरी तरह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि फैसल करीम कौन है, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में और आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास आ गए, स्पेशली पुर्तगाल जैसी जगह में। तो बेसिकली हम हैं गिलगित के, अभी ओरिजिन सिर्फ हुंजा से है। तो उसके बाद मेरा जो स्टडीज़ है वो बेसिक एजुकेशन हुंजा में हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर पब्लिक स्कूल फिलहाल अज़हर से मैट्रिक किया, उसके बाद पीसीसी कॉलेज इस्लामाबाद में इंटर, फिर उसके बाद सर लाहौर से एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक, ये में हुआ मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि नई दुनिया देखनी चाहिए, थोड़ा सा ओपननेस के लिए मैं ब्राज़ील चला गया। मेरी ये सोच थी कि वहाँ से वापस आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाते बस यहाँ के होके रह गए। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो सर ये बताए कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है आपका, ये आसान था या मुश्किल? जिस तरह का सफ़र मैंने किया है ना सर, वो इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए मेरे ख्याल में नहीं, बस की बात नहीं। क्योंकि 6 साल बाद मेरी एक वही दोस्त से मुलाकात हुई पुर्तगाल के अंदर, जिससे मेरी पहली बार, जिसने मुझे मोटिवेट किया था बुक लिखने को, जिसने मुझे मोटिवेट किया था दुनिया देखने को। जब हम टेबल पे बैठे 6 साल बाद, वो मिलने के लिए आए मेरे साथ पुर्तगाल में, तो उसने, जब मैंने अपनी स्टोरीज बताई, उसने अपनी स्टोरीज बताई, हम दोनों जब टेबल पे बैठे तो मेरा पल्लू भारी हो गया। क्यों? मैं बुरी तरीके से सफरिंग, जो एक वो नहीं होता इंसान, मुश्किल लाइफ से, लेकिन उसका मीठापन ये है कि आप ऐसे इंसान बन जाते हो कि आपको वाकई में ज़िंदगी के कुछ बहुत तो पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ तो पता चल जाता है कि ज़िंदगी है क्या चीज़। क्या बात। यूरोप आने की कोई ख़ास वजह? सर यूरोप आने की ख़ास वजह तो नहीं थी, बस बन गई विद द टाइम। पहली वजह, मैं तो यहाँ यूरोप में अपने मास्टर्स एजुकेशन फर्दर वो कंटिन्यू करने के लिए आया था। फिर जो हमारा जो एक प्यारा सा पासपोर्ट है, ठीक ग्रीन पासपोर्ट, उसके जो स्ट्रगल है वो लेके हम जो जलील होते हैं, उस जलालत से बचने के लिए एक सोल्यूशन भी था यूरोप आना, स्पेशली पुर्तगाल। उस ज़माने में बहुत इजी था, और क्योंकि मैं ऑलरेडी पुर्तगीज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता हूँ, ब्राज़ील में मैंने सीखी थी, तो वो बहुत सिमिलर है यहाँ की पुर्तगीज़ के साथ, तो वो मेरे लिए एक आसान वो था। तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे था, उसने मोटिवेट किया कि आ जाओ, इजीली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो लास्ट ईयर लकीली मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई भी किया, तो उसका इवज़ ये हुआ, ये सारे सफरिंग का, कि एक आज़ादी का वो एक रास्ता खुल गया आगे। ज़बरदस्त। तो यही था सर मेरा यूरोप आने का वजह। यूरोप आने के बाद आपको यूरोप के कितने ममालिक देखने का मौका मिला है अभी तक? सर शेंजन में स्पेशली जितने भी हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारे ममालिक को देखे हैं, कोई 20 से ऊपर। 20 से ऊपर? हाँ, सारे ममालिक को मैंने पर्सनली जाके विजिट किया है। पूरा यूरोप छान मार दिया आपने। सर क्या करें, एक एडवेंचर, एक दफ़ा आप वही ना, एक दफ़ा आपको ये चस लग जाता है ना कि यू बिलोंग टू एवरीवेयर। ठीक, यानी आप हर लास्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने उसको यही जवाब दिया, मैं इस दुनिया से हूँ, यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ। तो आप एक कॉस्मोपॉलिटन बन जाते हो, जहाँ जाते हो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ आ जाती हैं। जब आप जितना ज़्यादा ट्रेवल करते हो, यू कैन फिट इन एनी सोसाइटी। यूरोप के इतने सारे ममालिक देखने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे इलाकों में और यूरोप के इन ममालिक में क्या ममासिलत है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तरक आपको नज़र आती हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुख्तलिफ नज़र आती हैं? सिमिलरिटीज़ में देखा जाए तो स्पेशली हम जिस लैंडस्केप से आए हैं, तो हमारा एरिया में स्विट्ज़रलैंड जब गया जिनेवा में,
उसके अपोजिट साइड पे फ्रांस का एक टेरिटरी भी आता है शमोनी के, कि उधर भी गया। यहाँ पे स्कीइंग रिजॉर्ट है जैसे हमारे नवतर में है। तो सिमिलरिटीज़ देखा जाए तो हमारा वो लैंडस्केप बहुत नेचुरल और रफ टेरेन है ना, रफ है, इस वजह से खूबसूरतियाँ भी हमारे उधर ज़्यादा है। मैं अपने इलाके की बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यही एक सिमिलरिटी है। बाकी देखा जाए तो सारा इज़ टोटली अपोजिट, कल्चरल वाइज, सकाफत में, एजुकेशन में। हमें तो पता नहीं सर कितने साल चाहिए, कितने 100 साल चाहिए, मतलब बल्कि बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, मैं भी बहुत आज बहुत यही बहुत बात कर रहा था अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं 4 घंटे का लेक्चर ख़त्म नहीं होगा सर इस पे। मैं जब आपके साथ अभी आपके रिहाइशगाह पे था तो मैंने देखा कि आपके टेबल पे कुछ किताबें पड़ी हुई थी। जी जी एक किताब इंग्लिश में मुझे नज़र आई, एक किताब जो है पुर्तगीज़ में मुझे नज़र आई, और फिर दोस्तों ने कहा कि एक और किताब भी आपने लिखी हुई है। तो ये लिखने का ख्याल कैसे जहन में आया और कब आपने शुरू किया? लिखने का ख्याल सर मैं बचपन से ही, मैं उर्दू वो जो शायरी वगैरह होती है आशिकी में करते हो आप, सही। वो लिखता था अपने शेर वगैरह। लेकिन इस जो सीरियस मैंने तब लिया जब मैं एफसी कॉलेज में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी का मैंने सोचा। सीएसएस की तैयारी कर रहे बिल्कुल। थे? क्या बात। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि हाँ ऐसे आपको लिखना है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे मैंने ये स्टार्ट लिया। ठीक। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको मेंटरशिप करनी पड़ती है, वो मेंटर बनते हैं। उस लिखते 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 आप ऐसे फ्लो आपका आ जाता है। और मैंने उस जाहिर सी बात है उसके बाद मैंने अपनी डायरी एक आपका वो पर्सनल जर्नल होता है जिसमें आप अपने ख्यालात लिखते हो। आज भी मेरे पास कई डायरीज है जहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखता रहता हूँ, वो स्टॉप नहीं किया मैंने कभी भी। तो लिखने का ख्याल उधर से आया। आप सीएसएस की तैयारी कर रहे थे और उस दौरान आपके अंदर ये लिखने का शौक पैदा हुआ, तो मेरे अंदर एक तजस्सुस ये पैदा हुई कि पाकिस्तान में तो लोग सीएसएस को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो आपने वो लाइफ एस्पायर नहीं किया, उसको उस लाइफ ने आपको इंस्पायर नहीं किया? आपने कैसे ये अपने ख्याल में लाया कि मुझे सीएसएस नहीं करना है और निकलना है यहाँ से? सर ये आपने मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें मुझे आज तक वो रात याद है जब मैंने ये डिसीजन लिया था अच्छा। कि मैंने इस मुल्क में नहीं रहना है। सही। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा, चूंकि मैंने अपने अंदर वो झलक देखी जहाँ पे मैं एक राइटर बन सकता हूँ। ऐसा राइटर नहीं जो उधर पाकिस्तान के लेवल का हो, ऐसा जो इंटरनेशनल लेवल का हो। मैं उस रास्ते पे अभी भी हूँ। ठीक। ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उसमें 100% कामयाबी आई है अभी तक, लेकिन आई एम ऑन द वे। ग्रेट। अगर आपने इतना बड़ा सोचा है तो इतनी छोटी सोच में आप कैसे फिट हो सकते हो? जब आप इतनी बड़ी सोच रखते हो तो उस बड़ी सोच की फिर सर सेक्रीफाइसेस बड़ी है। ठीक। तो इसका मतलब अभी कोई रिग्रेट नहीं है? नो सर, फॉर श्योर नो। क्या बात। इसमें क्या रिग्रेट करना है? रिग्रेट यही होता है ना कि हम जिस तरह के सोसाइटी से अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ हमेशा आज तक हम पावर को वो समझते हैं कि पावर ने हमें मैं पावर इसलिए मेरे पास आना चाहिए कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं हूं कौन। ठीक। ठीक। ये है मेरे अंदर। सही। जबकि आप इस रास्ते पे चलते हो ना तो आप देखते हो कि यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। सही। अच्छा, आपकी जो किताब जिसको मैंने देखा था, मेरे हाथ में भी है मेरा खास, ये है लवर्स फ्रॉम टू डिफरेंट कंटिनेंट्स, और इसी किताब को आपने पुर्तगीज लैंग्वेज में भी लिखा है। यस सर। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि आप इस किताब में है क्या? ये कहानी टाइटल देखने से तो हमें ये लगता है कि ये दो आशिकों की आशिक और माशूक की कहानी है, लेकिन इसके अंदर क्या है अभी मैंने पढ़ी नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये भी बताइए कि फिर आपने इसको पुर्तगीज में भी क्यों छपवाया? सर ये पहले मैं उस टाइटल के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये टाइटल बेसिकली मेरी वही लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे है जहाँ पे मेरी मुलाकात एक ऐसी ट्रेवलर से होती है जो इंस्पायर करता है आपको, जो इंस्पायर करती है कि दुनिया देखो, दुनिया में है क्या। ठीक। आप छोटे से मुल्क के, वो एक इंडियन मूवी में भी नहीं है, एक छोटे से उस पे बैठ के आप ये समझ, जैसे ये सर हम दरी से झील के किनारे हैं, इसके अंदर जो एक मेंढक है ना उसको यही लगता है कि वो इस दुनिया में है, यही उसकी दुनिया है। सही। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। देखे ना सर आप आज हमारे पास पुर्तगाल में कहाँ से कहाँ आ गए। और कहने का मकसद ये था कि ये एक ऐसी स्टोरी है यहाँ पे दो डिफरेंट
तहजीब से, दो डिफरेंट सोसाइटीज से लोगों का मिलाप होता है। सही। जब मिलाप होता है तो वहाँ पे वो एक सिंपल लव वाला सीन नहीं है, ये बेसिकली आपकी कल्चरल एक एक्सचेंज है, जहाँ पे आपका लव का डिफिनेशन डिफरेंट है, यहाँ प्यार की डिफिनेशन टोटली डिफरेंट है, वो इनर है। सही। ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारा प्योर है या इनका प्योर है, वो जाहिर सी बात है, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कहने का मकसद है ये किताब सिर्फ दो आशिकों के बीच में आशिकी के बारे में नहीं है, दो आशिकों की फिलोसफी के बारे में है, दो आशिकों की वो अंदर क्या गुजरता है, किस तरह की वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज से गुजर के अपनी उस प्यार स्पिरिचुअलिटी उसको डिफाइन करते हैं और उस पे एक कंक्लूजन पे जो आते हैं उसके बारे में। जबरदस्त, ये तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इसको पुर्तगीज में क्यों छपवाया आपने? पुर्तगीज में इसलिए छपवाया कि उस टाइम पे मैं ब्राजील में था। अच्छा। और लकीली मैं उधर वहाँ लकीली कह सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला था। अच्छा। उधर मेरा कोई सर कोई दोस्त कुछ कोई भी नहीं था, तो मुझे जबान जल्द सीखना पड़ा क्योंकि उधर लोग कोई और जबान बोलते ही नहीं थे। तो विदिन 6 मंथ मैंने ऑलमोस्ट फ्लुएंट हो गया। क्या बात। क्योंकि मैं दिन रात वही लैंग्वेज के पीछे बाहर जाके भी इधर उधर, तो लैंग्वेज मैंने जल्दी उसको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उस सोसाइटी में सर्वाइव ऐसे नाम बना। तो मैंने यही कहा कि मैं अपने को हुआ भी यही है कि इंग्लिश में उसको पब्लिश करने से पहले मैंने पुर्तगीज में पब्लिश किया है। और मैं देख रहा था कि क्वालिटी जो है वो पुर्तगीज बुक की ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इंग्लिश वाले की। उसमें ये किया कि सर पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, कंटेंट की नहीं। उसका रीजन ये है कि मैंने प्रॉपर पब्लिशर से पब्लिश करवाया। पब्लिशर के से अप्रोच किया, उसने पब्लिश किया। राइट्स उस टाइम पे 2 साल तक उनके पास थे, बाद पास आई। जबरदस्त। तो ये जो आपके हाथ में इंग्लिश वर्जन है ये बेसिकली अमेजोन के थ्रू है। ठीक। तो अमेजोन तो आपको पता है कि वो आप खुद ही जो करते हैं उसी को प्रिंट करके आपको या आपके जो रीडर्स हैं उनको फर्दर उसको वो करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और किताब आपने छापी है, उसका लेटेस्ट जो आपकी आई है उस किताब का क्या टाइटल है? उसका सर मैंने अभी ये 2 दिन पहले हमने उसको पब्लिश किया है, उसका नाम है डस्ट एंड फ्लेम। डस्ट एंड फ्लेम, तो बेसिकली वो गर्द और शोला। यस सर। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या फिलोसफी? इसके पीछे मैंने लास्ट टाइम भी उस दूसरे वीडियो में भी बताया था कि उसमें बेसिकली मैंने सूफी टाइटल दिया था क्योंकि ये है आपका स्पिरिचुअलिटी के बेस पे ये किताब। स्पिरिचुअलिटी के बेस पे इस लिहाज से है कि आप जिंदगी के आम जो मसाइल है, आज़ाइश है, अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, मैंने इसको स्पिरिचुअल टच दे के एक्सप्लेन किया है। जबरदस्त। क्योंकि जब आप दिल में उदासी हो, दिल में जो आप जो फील करते हैं उस मोमेंट में उस चैप्टर को निकाल के पढ़ सके। तो डस्ट एंड फ्लेम इसलिए आया कि डस्ट, ये देखो ना सर, हम मिट्टी है, यही मिट्टी को हम मिल सकता है अदर फॉर्म, क्योंकि इंसान स्पिरिचुअल ट्रांजिशन जो नहीं होता है उससे गुजरता है हमेशा। आपके अंदर वो जो शोला है, आप आए डस्ट से, वो लेकिन यू आर जस्ट अ फ्लेम। कितने उसमें ट्रांजिशंस आप लाते हो, कितना इसमें इवॉल्व होते हो स्पिरिचुअली, वो आपके ऊपर है। जबरदस्त। तो मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। तो आप, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट किताब जो है वो किस चीज पे होगी और उसका टाइटल क्या होगा? सर मैं ऑलरेडी उसको लिख चुका हूँ, ऑलमोस्ट इज कंप्लीटेड। ये है एक सेल्फ हेल्प बुक। ओके। जो मैंने कंप्लीट किया, इसकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग रहती है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको भी, क्योंकि मैं जितना इनको डिले करूंगा जिस बुक की तरह वो भी डिले हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट बुक का जो टाइटल अभी मैंने जो रखा, हो सकता है बाद में उसको डिटेल में पढ़ने के बाद चेंज भी करते हैं ज़्यादातर, तो आजकल ये ट्रेंड भी है। फिलहाल के लिए मैंने उसका नाम रखा है फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम लाइफ। तो ये बेसिकली वही मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस सो फार किए हैं ड्यूरिंग 10-11 साल जो मैंने बाहर गुजारा है, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, फिर नॉर्थ अमेरिका में, उसके बेस पे जितने एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं उससे लोगों को हेल्प हो जाए। क्या लोगों को, स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, मेरी जो पिछली नस्ल है, वो किस तरह के अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें। बेसिकली हमारे सोसाइटी में ये होता है ना सर कि आपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जिंदगी नहीं है ना, देखा जाए तो। बिल्कुल। फिर क्या होता है, आप उसी सर्कल में रहते हो। अब आपने क्या करना अपने बेटे को, यार वही डॉक्टर बना, डॉक्टर ने अपने बेटे को क्या बनाना, वही। देयर इज नथिंग एल्स देन दैट। ये जिंदगी है, दैट्स इट। ये तो नहीं है ना। अब देखो ये इवॉल्व हो के ये कौन कहाँ है, हमारे वहाँ एक साइंटिस्ट नहीं है सर,
एक साइंसदान नहीं है, एक जाना माना राइटर नहीं है। ठीक। कौन है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे? हु इज देयर? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इन 2025। कौन है जो इंटरनेशनली उसको हम रिकॉग्नाइज कर सके? नोबडी सर। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक और ज़िमनी सवाल बीच में मेरे जहन में आ गया है, वो ये है कि आपने मुझे अभी ये कैमरा ऑन करने से पहले बताया था कि आप ने यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, पीएचडी वगैरह, ये परसू नहीं किया, या आपने डिसकंटिन्यू, या आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिसकंटिन्यू की है। तो इसके पीछे क्या फिलोसफी थी और ये आपने क्यों किया? और इसी के साथ एक और सवाल ये है कि क्या राइटर बनने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री जरूरी है? बट इज दैट रियली नेसेसरी टू बी अ गुड राइटर? ये मैंने अपने आप से सवाल किया। नहीं सर, इसके लिए आप जितना इंटेंसिवली आप लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, मैं आपके साथ टेबल पे बैठूंगा सर, आपको मेरे बातों से पता चलेगा। मैं जब वो लिखूंगा पेपर पे, वो ख्यालात, वो इंसान की मुश्किलात, जिंदगी का कोई भी पहलू, आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने वाकई में जिंदगी में कुछ देखा है। पूरा तो कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी छोटी सी है। लेकिन कुछ तो इसने समझ लिया है कि जिंदगी है क्या चीज। जैसे अरस्तु ने कहा था, the wisdom, the knowledge is like ocean and I am just a child playing with pebbles on the shore। कहा था कि मैं एक बच्चा हूँ, इल्म एक समंदर है, तिनकुन से खेलता है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो उसके किनारे पे। अरस्तु ने ये कहा था। क्या बात, क्या बात। तो वही मिसाल है सर। इसमें एक और चीज में, आपने अरस्तु को तो कोट कर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी किताब से आपकी अपनी कोई पसंदीदा लाइन, आप एक ऐसी लाइन जो आपको बहुत पसंद है। स्पेशली इस किताब के लास्ट चैप्टर पे आप जाएंगे तो वहां पे एक मैंने लिखा है वननेस। वननेस मीन्स द रियल यूनियन विद योरसेल्फ। मैं कोट तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम अपनी रियलिटी से ना जिंदगी में इतने दूर जाते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी भर फिर अपने आप को ही खोजने में निकल जाती है। तो वननेस में इस चैप्टर का इस एंड में है, जो ये लीडिंग कैरेक्टर है उसमें यही कंक्लूड करता है कि वननेस है। ठीक। वो जैसे दूसरे स्पिरिचुअलिटीज में कहते हैं ना, हमने इसमें समोई है सारे, वो आपके अंदर है। सही। यू आर दी वन। ठीक। जो जिसके अंदर सारे स्पिरिचुअल, सारे मटेरियल, सारे वो पावर्स हैं। तो मैं यही कहूँगा हमारे नए जनरेशन या जो भी हमारे नए, या जरूरी नहीं है नए जनरेशन, कोई भी हमारा जनरेशन है जिनको इल्म से शौक है, इल्म के साथ मोहब्बत है, जैसे आप हैं, तो अपनी जो ओरिजिन है, आप जो हो, यू एज अ पर्सन, उसके करीब आओ ना, आपको मजा आएगा जिंदगी में। क्या बात है। बी योरसेल्फ। हाँ। ओके। तो फैसल भाई, मेरे ख्याल से मेरा जो आखिरी क्वेश्चन था उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस खूबसूरत जगह की सैर हमें कराई और हमारे साथ आपने बात की। और साथ साथ जो मेरा मोबाइल थामे मेरे सामने खड़ा है अपना छोटा भाई, क्या नाम था, मैं बार बार भूल जाता हूँ, नासिर, जो एक बंजारा के नाम से एक फेसबुक पेज भी चलाते हैं, बहुत ब्रिलियंट हमारे नौजवान है, खासकर गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इस जगह में आके पुर्तगाल में कल से आज तक कोई 5-6 ऐसे नौजवानों को मैं मिला हूँ जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, एंड दे आर मेकिंग अ डिफरेंस हियर एज वेल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में। और फिर ये एक ब्रिज भी है ना टू कल्चर्स के बीच में। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई है और मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ हूँ। तो यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, गिरी हल्दन व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।